Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start SST Chapter 6 The Age of Reorganization, Part 3. So let's start from page number 133. The Cheras, also known as the Kerala Putra, sons of Kerala. The Cheras ruled over the western parts of Tamil Nadu and Kerala, with their capital at Vanji, present day Karur in Tamil Nadu. कि जो चेरास थे उनको क्या कहा जाता है? उनको केरला पुत्रा भी कहा जाता है. केरला पुत्रा मीन्स सन ऑफ केरला. चेरास ने अब रूल कहाँ पे किया है? उन्होंने रूल किया था अपना वेस्टर्न पार्ट जो था, जो तमिलनाडु का और केरला रीजन में. और उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? वंजी, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ है? तमिलनाडु के करूर में है. ओके. दे प्लेड एन एसेंशियल रोल in shaping the region's culture and economic history, encouraging the growth of Tamil literature and patronizing Sangam poets. तो उन्होंने क्या किया? एसेंशियल रोल प्ले किया किसमें? रीजन के कल्चर, इकोनॉमिक हिस्ट्री को रीशेप करने में. और उन्होंने क्या किया? जो तमिल लिटरेचर था उसको एनकरेज किया और जो संगम पोएट्स थे उनको पैट्रोनाइज किया, मतलब उनको संरक्षित किया. द चेरास वर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव ट्रेड कनेक्शंस. ठीक है, जो चेरास थे वो किस लिए भी जाने जाते थे? उनका जो ट्रेड कनेक्शन था वो बहुत ही एक्सटेंसिव था with the Roman Empire and West Asia, exporting many goods from India to the outside world. अब ये क्या एक्सपोर्ट करते थे? ये एक्सपोर्ट करते थे काफ़ी सारी गुड्स थी जिनको ये एक्सपोर्ट करते थे. और कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे? रोमन एम्पायर एंड वेस्ट एशिया में ये एक्सपोर्ट करते थे. द किंगडम बिकेम अ हब फॉर द एक्सपर्ट ऑफ स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी एंड पर्ल्स. और जो किंगडम था वो ही हब बन चुका था किस चीज़ के लिए? एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, मतलब स्पाइसेस का ये एक्सपोर्ट करते थे, टिम्बर का करते, आइवरी एंड पर्ल्स उसमें मेन थिंग्स थी जिनका ये एक्सपोर्ट करते थे रोमन एम्पायर एंड वेस्ट एशिया में. द चेरा किंग्स इशूड अ नंबर ऑफ कॉइन्स अंडर देयर रेन. कि अपने शासनकाल के दौरान जो चेरा किंग्स थे उन्होंने क्या किए? नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए. डू यू नोटिस द रॉयल एम्बलम ऑफ चेरास ऑन वन सच कॉइन गिवन बिलो. कि जो नीचे जो कॉइन दिया है उसमें देखो, आपने नोटिस किया उनका जो रॉयल एम्बलम है वो उसमें आपको दिखाई देगा. नेक्स्ट है द पांड्यास. द पांड्यास रूल ओवर parts of Tamil Nadu and the surrounding regions with their capital at present day Madurai. Goes back several century BCE. ओके, जो पांड्यास थे उन्होंने कहाँ पे रूल किया था? तमिलनाडु के पार्ट्स पे और उसके साथ लगते उसके जो चारों ओर के जो बाकी जो एरियाज थे उन रीजन में उन्होंने रूल किया था. और उनकी जो कैपिटल थी वो थी प्रेजेंट डे में जो मदुरई है. गोज बैक सेवरल सेंचुरीज BC. ठीक है. सक्सेसिव किंग्स एक्सपेंडेड द पांड्यास किंगडम. कि जो सक्सेसिव किंग्स थे उन्होंने क्या किया? पांड्या एम्पायर का क्या किया? एक्सपेंड किया. इन हिज वर्क इंडिका, रिमेंबर इंडिका, Megasthenes mentioned this kingdom as a prosperous one. कि जो मेगास्थनीज था उसने अपनी बुक इंडिका में इस किंगडम को प्रॉस्परस मेंशन किया था. अब कौन था मेगास्थनीज? याद है? ग्रीक. याद आ रहा है ना? तो अगर नहीं किसी को रिमेंबर तो आप पेज टर्न करो जहाँ पे मेगास्थनीज की डिटेल आई थी, उस पैराग्राफ को दोबारा रीड करो तो ये सारा जो टॉपिक था वो दोबारा से आपको रिकॉल होगा कि मेगास्थनीज कौन था, ग्रीक से आया था, बुक लिखी थी इंडिका और उसमें क्या चीज़ मेंशन की थी
कि जो उसने ट्रैवल किया था इंडिया में, और इंडिया में आते हुए जो भी चीज़ें उसने लिखी देखी थी, वो सारी की सारी उसने अपनी बुक इंडिका में मेंशन की है. ओके. So, with a strong administration and involved in active trade with distant power like the Greeks and Romans, apart from much internal trade, Kharvela, for instance, state that he gets hundreds of pearls brought from the Pandya's kingdom. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी बुक में सारा मेंशन किया था कि जो किंगडम था पांड्यास का वो प्रॉस्परस था, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो एक्टिव पार्ट अपना रोल प्ले करते थे इन ट्रेड में. और वो किन किन के साथ ट्रेड करते, ग्रीक्स एंड रोमन्स के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे. और जो इंटरनली ट्रेड उनका होता था अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो किसके साथ था, खारवेलास के साथ था. और खारवेलास ने क्या किया था, उनको जो 100 ऑफ पर्ल्स थे वो यहीं से उनको मिले थे. द पांड्यास वर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेवल पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब पांड्यास के पास क्या थी, नेवल पावर भी थी सब कॉन्टिनेंट की. द लेटर पांड्यास ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड greatly to the art, architecture and overall prosperity of the region. और जो बाद के पांड्यास थे उन्होंने क्या किया, जो आर्ट की फील्ड में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आर्किटेक्चर, और जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी थी अपने रीजन की उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था. The Pandyas left many inscriptions in which their kings asserted their great concern for their subjects' welfare and their encouragement to all schools of thoughts and belief. कि जो पांड्याज ने जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखवा के पीछे छोड़े हैं, उनमें जो किंग्स थे उन्होंने किस चीज़ के लिए कंसर्न दिखाया है, ग्रेट कंसर्न दिखाया है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब अपने लोगों के लिए, उनके भलाई के लिए. और उन्होंने साथ में क्या किया, जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, जितने भी बिलीव्स थे, उन सबको उन्होंने एनकरेज किया था. मतलब क्या था कि जो भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं पांड्यास के, तो उनमें क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उनसे इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो किंग्स थे वो अपने पीपल के वेलफेयर के लिए हमेशा कंसर्न रहते थे. और उस टाइम में जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे उनको इन्होंने एनकरेज किया था. नेक्स्ट है इन्वेजन्स ऑफ द इंडो ग्रीक्स. मतलब इंडो ग्रीक्स के बीच में जो भी आक्रमण हुए थे उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे. हैविंग कंप्लीटेड आर ब्रीफ जर्नी इनटू साउथ इंडिया, कि अभी हमने क्या पढ़ा, साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा था. अभी हम जो भी पांड्यास वगैरह हमने पढ़े, चेरास पढ़े, वो अभी साउथ के थे. तो अपनी ब्रीफ जर्नी अब कंप्लीट करने के बाद इट इज़ टाइम टू रिटर्न टू द नॉर्थ. अब टाइम है नॉर्थ की तरफ रिटर्न करने का. वेयर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज अबाउट टू अकर, जहाँ पे कि एक अलग ही तरह की घटना यहाँ पे होने वाली थी. सो फार we have only visited a few native dynasties. यहाँ पे हमने कुछ ही नेटिव डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था. ठीक है. Yet the same period also witnessed the arrival of invader. तो इसी टाइम में क्या हुआ, बहुत से इन्वेडर, आक्रमणकारी भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे. हु एंटर्ड थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. और वो कहाँ से एंटर हुए थे, नॉर्थ वेस्ट की जो हमारी फ्रंटियर सीमा है वहाँ से वो एंटर हुए थे. एंड टू कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न, नदर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और वो जो एंटर हुए उसके बाद उन्होंने कहाँ पे कंट्रोल किया, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ में, एंड सेंट्रल रीजन जो था हमारे सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया. लेट्स फर्स्ट एग्जामिन द लेगेसी ऑफ अलेक्जेंडर्स ब्रीफ कैंपेन इन द इंडस प्लेन. सबसे पहले हम क्या एग्जामिन करेंगे, जो अलेक्जेंडर का जो ब्रीफ कैंपेन हुआ था इंडस प्लेन के आसपास, हम उसको पहले एग्जामिन करेंगे. While retreating from the areas he had conquered, he left satraps behind.
कि जब उन्होंने जो अलेक्जेंडर था उसने जिन एरियाज़ को जीत लिया था, हमने पढ़ा था जब वो कोई भी एरिया जीत लेता था तो वहाँ का मैनेजमेंट देखने के लिए वहाँ पे वो क्या अपॉइंट कर देता था, सैट्रप्स अपॉइंट कर देता था, उनको पीछे वो छोड़ देता था वहाँ पे रूल करने के लिए। वो एज अ रूलर के एग्जीक्यूटिव वहाँ पे वर्क करते थे, बट उनके पास सारी इंपॉर्टेंट पावर्स उनके पास होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि सैट्रप्स को पीछे छोड़ के वो आगे चला गया। ओवर टाइम these regional rulers established their independent domains and came to be known as Indo-Greeks. तो ये जो सेट्रप्स थे तो टाइम बीतने के साथ साथ क्या हुआ, ये सेट्रप्स ने क्या किया, अपने इंडिपेंडेंट डोमेन स्वतंत्र राज्य वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिए और इन्हीं को बाद में कहा जाता है इंडो ग्रीक्स। मतलब क्या हुआ, ये थे तो इंडियन सेट्रप्स वहाँ पे रखा था, बट ये किनके सेट्रप्स थे, ग्रीक्स के। ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या कहा गया है, इंडो ग्रीक। आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द मौर्यास, द एरिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन roughly present day Pakistan and Afghanistan were an easy target for the Indo-Greeks। कि क्या हुआ कि जब हमारा पावरफुल जो मौर्य एम्पायर था जब उसका डिक्लाइन हो गया, उसके बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है, रफली अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का एरिया है, जो आज के टाइम का पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। तो ये इजी टारगेट बन गया था इंडो ग्रीक्स के लिए। हाउएवर, while they arrived as conquerors, they were much influenced by the rich local culture। कि जब वो विजयवान को उन्होंने जीत लिया और यहाँ पे वो विजेता बन के आए तो उन पे क्या हुआ कि यहाँ के जो रिच लोकल कल्चर था उससे ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। दिस कल्चरल इंटरेक्शन led to a blend of Greek and Indian elements in governance, art, language, and daily life, shaping the cultural landscape of the region। तो क्या हुआ कि उन पे अपना जो इंडियन लोकल जो कल्चर था उसका उन पे इन्फ्लुएंस हुआ, और उससे जब ये दोनों कल्चर इंडियन कल्चर और ग्रीक कल्चर का जब आपस में इंटरेक्शन हुआ तो वो आपस में क्या हो गए, ब्लेंड हो गए। और इनका जो इन्फ्लुएंस था, किन पे इम्पैक्ट था, वो किन पे दिखा, फिर जो गवर्नेंस थे, आर्ट थी, लैंग्वेज थी और जो डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज थी उन सब में इंडो ग्रीक का जो ब्लेंड का था उनका इम्पैक्ट देखने को मिला, और उससे ये जो इंडियन कल्चर और लैंडस्केप का दोबारा से क्या हुई, शेपिंग हुई। द हेलियोडोरस पिलर नियर विदिशा मध्य प्रदेश इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ सच कनेक्शंस। कि जो ये जो हेलियोडोरस का जो पिलर है जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में नियर विदिशा के पास है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस कनेक्शन का। इट इज नेम्ड आफ्टर एन इंडो ग्रीक एम्बेसडर। तो ये जो था एक इंडो ग्रीक पर्सन था, उसके नाम पे हेलिडोरस पिलर का नाम रखा गया है। हु इन हिज इंस्क्रिप्शंस praises Vasudeva as the god of gods। और इस इंस्क्रिप्शन में क्या है, स्तुति है, जिसमें कि किसकी स्तुति है, वसुदेव की, जिसे कि देवों का देव लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो स्टेट्स 3 इमोर्टल प्रिसेप्ट। तो ये 3 क्या है, इम्पॉर्टेंट जो अमर उपदेश भी ये इंस्क्रिप्शन देता है। इसमें क्या बताया गया है कि व्हेन practiced lead to heaven, restraint, charity, consciousness। कि अगर हम इन 3 चीज़ों का अगर हम पालन करें, अगर हम इनकी प्रैक्टिस करें तो ये हमें स्वर्ग की तरफ ले जाएंगे। ये है, फर्स्ट है सेल्फ रेस्टेंट मतलब आत्मसंयम, चैरिटी हो गया दान, और कॉन्शियसनेस हो गया चेतना। मतलब इन तीनों का अगर हम पालन करते हैं तो ये हमें कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग की तरफ ले जा सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन नॉर्थ इंडिया, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी इंडो ग्रीक coins which have provided most of the information we have about these rulers।
कि जब एक्सकवेशन में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको क्या मिले, बहुत सारे इंडो ग्रीक के कॉइन्स मिले हैं, जो कि ये प्रूव करता है, जो कि हमें क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, उन रूलर्स के बारे में, कि जो इंडो ग्रीक के जो रूलर्स थे उनके बारे में वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। दोज कॉइन्स वर मेड of gold, silver, copper, and nickel, often portraying a king on one side and Greek deities on the other. ये जो कॉइन्स थे वो किस चीज से बने थे, गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर एंड निकल से ये बने होते थे। और इन पे क्या दिखाया जाता था, एक साइड पे जो उनका किंग होता था उनकी फोटो दिखाई जाती थी, और दूसरी साइड जो ग्रीक डाइटीज, देवी देवता जो होते थे, उनकी पिक्चर दूसरी साइड पे हमें दिखाई देती थी। However, some coins instead depicted Indian deities like Vasudeva, Krishna and Lakshmi. और कुछ कॉइन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे इंडियन डाइटीज की चित्र दिखाए गए हैं, जो लाइक जैसे वसुदेव कृष्ण हो गए एंड लक्ष्मी, इनके भी पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। ठीक है। द रूल ऑफ द इंडो ग्रीक एंडेड विद द इन्वेजन ऑफ द इंडो साइथीनियस और शकास। तो जो इंडो ग्रीक जो रूल था वो कब एंड हो जाता है उसका, कि जब यहाँ पे इंडो साइथीनियंस और शकास जब आते हैं, आक्रमण करके आते हैं, उसके साथ ही ये रूलर, इनका रूल यहाँ पे खत्म हो जाता है। डोंट मिस आउट द शकास, समटाइम्स कॉल्ड इंडो साइथीनियंस, also invaded the northwest of the subcontinent and ruled from the later part of the 2nd century BCE to the 5th century CE। कि जो शकास हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कई बार इंडो साइथीनियंस भी कहा जाता है। ऑल्सो इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने कहाँ पे आक्रमण किया था, नॉर्थ वेस्ट, जो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया था। एंड कब तक उन्होंने रूल किया है, लेटर पार्ट ऑफ 2nd सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी CE तक। देयर किंगडम्स रोज टू पावर आफ्टर द इंडो ग्रीक्स। अब इनका जो किंगडम था सत्ता में अच्छे से कब आया, इंडो ग्रीक्स के बाद। एंड दे वर इन पावर अंटिल द अराइवल ऑफ द कुशानास, और वो कब तक पावर में रहे, जब तक कुशानास नहीं आए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द शक संवत कैलेंडर वॉज डेवलप्ड। और इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था, शक संवत कैलेंडर का भी विकास हुआ था, मतलब शक संवत जो कैलेंडर था वो विकसित हुआ था। इट इज 78 years बिहाइंड द ग्रेगोरियन कैलेंडर, कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे ये कितना है, 78 years पीछे है, एक्सेप्ट फ्रॉम जनवरी एंड मार्च व्हेन इट इज बिहाइंड बाय 79 years। और अगर जनवरी टू मार्च को अगर हम छोड़ दें तो ये कितना पीछे है, 79 years बैक है। It was adopted by as the Indian National Calendar in 1957। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जो इसको अडॉप्ट किया गया इंडियन नेशनल कैलेंडर इन 1957, कि जो शक कैलेंडर है वो क्या है, इंडियन नेशनल कैलेंडर, उसको अडॉप्ट किया गया इन 1957। द एमर्जेंस ऑफ द कुशानास। तो अब हम पढ़ेंगे कुशानास के बारे में डिटेल से। द कुशानास ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंटर्ड इंडिया प्रोबेबली इन द 2nd century CE। कि जो कुशानास थे ओरिजिनली कहाँ से थे, वो सेंट्रल एशिया से थे, और जो इंडिया में ये एंटर हुए तो प्रोबेबली ये 2nd century CE के आसपास ये इंडिया में एंटर हुए। एट इट्स पीक their empire extend from Central Asia to large part of Northern India। तो जब ये अपने चरम पे था ये एम्पायर, तो ये कहाँ से कहाँ तक था, सेंट्रल एशिया से लेके लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के लार्ज पार्ट तक ये फैल गया था। देयर रूल मार्क्ड अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव कल्चर इंटरमिक्सिंग and had a profound impact on the history of the Indian subcontinent। कि
इस जो ये रूलर था, इन्होंने अपने पीरियड में क्या किया, कल्चरल इंटरमिक्सिंग की, मतलब सांस्कृतिक मेल मिलाप बहुत ज़्यादा की है, और जिसका कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। When he was not busy with his military campaigns, Kanishka encouraged art and culture, leading to the development of a new artistic style। कि जब ये जो कुशानास थे, वो जब अपने मिलिट्री कैंपेन्स में बिजी नहीं होते थे, तो उस टाइम जो इनका किंग था कनिष्का, वो क्या करता था, आर्ट एंड कल्चर को एनकरेज करता था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, एक न्यू आर्टिस्टिक स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ। दिस फेमस हेडलेस स्टैचू इज ऑफ किंग कनिष्का, प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुशाना डायनेस्टी। कि जो ये फेमस जो हेडलेस स्टैचू है वो किसका है, कनिष्का का, राजा कनिष्का का है, और प्रोबेबली ये क्या था, मोस्ट पावरफुल रूलर था कुशाना डायनेस्टी का। द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टैचू रीड्स, महाराजा राजाधिराजा देवपुत्र कनिष्का। कि जो इस स्टैचू पे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, उसमें लिखा है महाराजा, महाराजा का मतलब होता है द ग्रेट किंग, राजाधिराजा मतलब किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, देवपुत्र कनिष्का मतलब सन ऑफ गॉड, इसमें लिखा गया है। ऑन द फर्स्ट कॉइन कनिष्का इज नोन होल्डिंग अ स्पीयर titled Kings of Kings, while the other side features Buddha with the inscription बुद्धा इन ग्रीक स्क्रिप्ट। कि जो फर्स्ट कॉइन है उस पर क्या शो किया गया, कनिष्का को शो किया है, जिन्होंने हाथ में क्या लिए, होल्ड की स्पीयर को होल्ड किया है, और टाइटल वहाँ लिखा है किंग ऑफ किंग्स, और दूसरी साइड क्या दिया है, बुद्धा को वहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है, और जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है उस पर लिखा है बुद्धा। ठीक है, इन ग्रीक स्क्रिप्ट, और जिसकी स्क्रिप्ट है वो ग्रीक है। ऑन द सेकेंड कॉइन एन एम्परर अपीयर ऑन वन साइड, और दूसरे कॉइन में क्या दिखाया गया है, एक किंग को दिखाया गया है, एंड शिवा विद द बुल नंदी ऑन द अदर। तो एक साइड क्या है, राजा को वहां पे दिखाया गया, और दूसरी साइड क्या दिया है, शिवा को दिखाया गया अपने बुल नंदी के साथ। लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग। तो ये सारी चीजें किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, वो हम अब पढ़ेंगे। वाई वुड अ पावरफुल रूल फीचर बुद्धा एंड शिवा ऑन हिज कॉइन। कि एक जो पावरफुल रूलर है उसने क्यों अपने कॉइन के दूसरी साइड में बुद्धा और शिवा को रिफ्लेक्ट किया है, क्यों दिखाया है। वाई डज इट से अबाउट हिज वैल्यू एंड प्रायोरिटीज। तो सॉरी, व्हाट डज इट से अबाउट हिज वैल्यू एंड प्रायोरिटी। कि ये जो वैल्यूज और प्रायोरिटीज के बारे में क्या चीजें हमें बताती है। कैन यू फाइंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स ऑफ सच सिम्बॉलिक करेंसी। क्या आज के टाइम में आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसी सिम्बॉलिक करेंसी का। द कुशानास हेल्ड कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द सिल्क रूट। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, आई थिंक, सिल्क रूट के बारे में। तो जो कुशानास थे उनका क्या था, कंट्रोल था इस सिल्क रूट पे। ऑन द नेक्स्ट पेज, ये जो सिल्क रूट है वो आपको नेक्स्ट पेज पे भी दिया है। द ड्यूरिंग देयर रेन ट्रेड ग्रू कनेक्टिंग इंडिया विद अदर पार्ट ऑफ एशिया एंड द वेस्ट। कि कुशानास के शासन काल के दौरान जो ट्रेड था वो ग्रू हुआ, और इंडिया को कनेक्ट किया गया अदर पार्ट ऑफ एशिया के साथ, और वेस्ट के साथ कनेक्ट इंडिया हो चुकी थी। Continuing the trend set under the Indo-Greek rulers, Kushana art and architecture exemplified by the Gandhara and Mathura school of art are celebrated for their fusion of Indian and Greek style। कि जो ये ट्रेंड था जो इंडो ग्रीक रूलर्स का था, तो उसको भी आगे कंटिन्यू किया गया, और उसको क्या किया गया आगे, इसको जो ये इंडो ग्रीक रूलर्स का जो ट्रेंड था उसको आगे कंटिन्यू किया गया, और जो गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें भी ये चीज़ हमें देखने को मिली है। और इन्होंने क्या किया,
फ्यूजन को सेलिब्रेट किया, इंडियन और ग्रीक स्टाइल का उसमें फ्यूजन हुआ और उस चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट किया, मतलब उसको उन्होंने अपनाया। द स्कल्पचर फीचर अ वेराइटी ऑफ डाइटीज रिफ्लेक्टिंग द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स। तो क्या है कि जो स्कल्पचर थे उस पे क्या थे, वेराइटी ऑफ डाइटीज को बनाया गया था जो कि रिफ्लेक्ट करते थे पीसफुल कि सह अस्तित्व को एक्सिस्टेंस होता है, सह अस्तित्व को वो शो करते थे, क्योंकि जो वैरायटी ऑफ स्कूल्स थे वो आपस में क्या करते थे, मिलजुल कर रहते थे और सभी की जो गुड टीचिंग्स थी उसको अपनाया जाता था। दिस एरा सॉ द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाइटीज। तो इस एरा में क्या हुआ, डाइटीज को दिखाना अब शुरू कर दिया था। लाइक जैसे सूर्य है या जो दूसरे देवी देवता थे उनको अब रिप्रेजेंट किया जाने लगा, लाइक सूर्य और द सन गॉड विच लुक्ड मोर सिमिलर टू ह्यूमन। कि जो सूर्य है, सन ऑफ गॉड, जो सन गॉड है वो कैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर टू ह्यूमन। एंड द इंक्रीजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस आर्ट, और उससे क्या हुआ, रिलीजियस आर्ट अब डेवलप होना शुरू हो गया था। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर टेम्पल आर्किटेक्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। और अब क्या हो गया था यहाँ पे स्टार्ट, जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, मतलब अब मंदिर बनने शुरू हो चुके थे। द गंधारा स्टाइल विच एमर्ज्ड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब। जो गंधारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था वो कहाँ पे एमर्ज हुआ था, वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब में। ब्लेंडेड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स विद इंडियन फीचर्स। उसमें किस चीज़ का ब्लेंड था, ग्रेको रोमन एलिमेंट्स और इंडियन फीचर्स को ब्लेंड करके जो गांधारा स्टाइल था वो एमर्ज हुआ था। ठीक है। मोस्ट स्कल्पचर एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दिस ट्रेडिशन वर क्राफ्टेड इन इंट्रिकेट डिटेल्स फ्रॉम ग्रे ब्लैक शीट स्टोन्स। कि जो स्कल्पचर और जो भी आर्ट पीसेस यहाँ पे बने थे इस ट्रेडिशन में वो कैसे थे, उन पे बहुत ही बारीकी से डिटेल्स लिखी गई थी और वो ग्रे और ब्लैक शीट के पत्थर, ब्लैक जो पत्थर था उस पे उसको बनाया गया था। इन पर्टिकुलर स्कल्पचर प्रोड्यूस्ड मैनी फाइन बुद्धा इमेजेस। तो इसमें बेसिकली क्या बना था, मेनली जो स्कल्पचर थे उसमें बुद्धा की इमेजेस थी विद रियलिस्टिक एनाटॉमी एंड फ्लोइंग रोब्स। तो उसमें ऐसा लगता था कि जो बुद्धा का शरीर है और जो उनके कपड़े हैं वो वास्तव में रियलिटी में जैसे वो उड़ रहे हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक वो जो स्कल्पचर था वो लगता था। द मथुरा स्टाइल डेवलप्ड इन द मथुरा रीजन of present day Uttar Pradesh and is known for its distinct Indian style। कि जो मथुरा स्टाइल था वो डेवलप्ड हुआ था मथुरा रीजन, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और ये किस लिए जाना जाता था, इंडियन स्टाइल के लिए जाना जाता था। अनलाइक द गंधारा स्टाइल इट प्राइमरीली यूज रेड सैंडस्टोन। कि गांधारा स्टाइल के अलावा ये वाला जो मथुरा स्टाइल था ये किस पे स्कल्पचर बनाता था, ये रेड सैंडस्टोन से बनाता था। फॉर इट्स स्कल्पचर एंड रिफ्लेक्ट्स लेस इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रेको रोमन एस्थेटिक। और इस पे जो ग्रीको रोमन एस्थेटिक था उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत कम था। दिस आर्ट फॉर्म इज नोन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ इंडियन डाइटीज इंक्लूडिंग कुबेरा, Lakshmi, Shiva, Buddha, Yakshas and Yakshinis, and generally produced fuller figure with smooth modeling। तो क्या था कि ये जो आर्ट था किस लिए जाना जाता था, बेसिकली इंडियन डाइटीज के लिए जाना जाता था। और इसमें उन्होंने किस किस चीज़ के स्कल्पचर बनाए थे, कुबेरा, लक्ष्मी, शिवा, बुद्धा, यक्ष और यक्षिनी, इनके वो क्या बनाते थे, आर्ट पीसेस बनाते थे। और जनरली इन्होंने क्या किया था, फुल फिगर बनाते थे, मतलब ये जस्ट एक फेस नहीं बनाते थे कि फेस बना दिया, ये क्या करते थे, डाइटिस की फुल फिगर बनाते थे। और कैसी उनकी जो मॉडलिंग होती थी वो एकदम स्मूथ होती थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।